अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अशफाक काजी, मेडिकल ऑफिसर आयुष डिपार्टमेंट रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। मैं आपको कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के बारे में कुछ एनालिटिकल स्टडी बताने वाला हूँ, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि ये जो है वर्ल्डोमीटर के ऊपर जो कोरोना वायरस का पैंडेमिक का जो लाइव स्टेटस बताया गया है, उसमें अगर आप देखेंगे तो राइट नाउ अब तक के 4,38,213 केसेस हो चुके हैं, जिसमें 19,650 उसके डेथ है, 1,11,861 रिकवर्ड है टोटली, और एक्टिव जो रनिंग केसेस है वो है 3,06,702, जिसमें इन माइल्ड कंडीशन में जो है वो है 2,93,426 जो कि 96% है, और 13,276 जो है वो सीरियस या क्रिटिकल कंडीशन में है, जो वो है 4%। तो ये अगर आप स्टडी करोगे तो आपको देखेगा कि 96% जो है वो माइल्ड कंडीशन में है और 4% जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में है। इससे एक अंदाज़ा आता है कि 96% इन्फेक्टेड लोगों का जो स्टेटस है शायद बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट होकर वो प्रॉब्लम में से बाहर निकल सकते हैं। 4% जो क्रिटिकल है शायद उनका आउटकम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन में जा सकता है। अगर इनमें से क्लोज केसेस को अगर हम लोग स्टडी करते हैं तो 1,31,511 जो केसेस है उनमें से 19,615 15% ऑफ द टोटल आर द डेथ, और 1,11,861 85% जो है वो टोटली रिकवर्ड है और जो डिस्चार्ज हो चुके हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के डाटा के हिसाब से। तो अगर हम लोग इसमें से देखते हैं तो 85% जो है वो इम्प्रूव हो चुके हैं और 15% जो है वो डेथ हो चुके हैं, और एक्टिव केसेस के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो 96% जो केसेस है वो माइल्ड कंडीशन में है और 4% जो केसेस है वो क्रिटिकल कंडीशन में है। मैं आपको एक दूसरा डाटा एनालिसिस करने के लिए बता रहा हूँ, एक्सप्लेन करूँगा कि हाउ डेडली इज द कोरोना वायरस। जो बीबीसी का रिपोर्ट है तो उन्होंने बताया है कि द यूके गवर्नमेंट साइंटिफिक एडवाइजर्स बिलीव दैट द चांसेस ऑफ डाइंग फ्रॉम कोरोना वायरस इन्फेक्शन आर बिटवीन 0.5% एंड 1%। तो आज जो हम लोग कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से जो डर रहे हैं वो किस चीज से डर रहे हैं? उससे उसके इन्फेक्शन से डर रहे हैं या उससे मरने से डर रहे हैं? तो जब मरने का परसेंटेज ही अगर 0.5% से लेके 1% तक है तो फिर किस बात का डर हम लोगों को रखना है? तो फिर बचता है कि अब हमको ये देखना है कि 0.5% टू 1%, इसके अंदर और आगे उन्होंने जो बताया कि दिस इज द लोअर देन द रेट ऑफ डेथ अमंग कंफर्म केसेस व्हिच इज 4%। तो अगर हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि 4% जो है ये चांस है मॉर्टेलिटी रेट का, तो फिर हम लोग वो 4% को भी कम कैसे कर सकते हैं? 96% तो ऑलरेडी हमने देखा कि माइल्ड कंडीशन में है, तो 4% की जो केसेस क्रिटिकल है उनको भी हम लोग कैसे जो परसेंटेज है वो 4 से हम लोग 3 या 2 या 1% या 0 पे कैसे ला सकते हैं? तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि ये जो 4% का मॉर्टेलिटी रेट है या 1% का जो मॉर्टेलिटी रेट है ये किस ग्रुप या किस फैक्टर की वजह से कॉम्प्लिकेशन में जा रहा है। तो उसके अंदर अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो हमको पता चलता है कि 0 to 9 एज ग्रुप, 10 to 19 एज ग्रुप, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, यहाँ तक के जो परसेंटेज है 0.05%, 10%, तो ये जो ग्रुप है मान लो कि ये 2% है, इनके अंदर जो डेथ रेट है ये 2% का है, 1 to 2%। ओवरऑल 4% को अगर 100% मानते हैं तो, और 80% लोगों का जो डेथ रेट है ओवरऑल उसमें से 10 से भी नीचे है, मतलब 8 to या 9, ये जो परसेंटेज है ये परसेंटेज ओवरऑल जो डेथ रेट है उसका परसेंटेज बताया गया है। तो इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि जो एज ग्रुप 60 to 80 एंड प्लस जो है उनके अंदर इसका मॉर्टेलिटी रेट ज्यादा है। और कौन से फैक्टर इसको ज्यादा रोल प्ले करता है? तो अगर हम लोग आगे स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि डेथ रेट इज डिपेंड ऑन अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस है किसी पेशेंट को पहले से ही, और आज अगर उसको इन्फेक्शन हो रहा है तो उसे डरना चाहिए। अगर उसको डायबिटीज है तो उसे सोचना चाहिए
रेस्पिरेटरी डिसीजेस है पहले से अंडरलाइन, तो उसे थोड़ा सोचना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर है पहले से, तो थोड़ा सोचना चाहिए। अब इसमें क्या सोचना है, तो इसमें सोचना यह है कि अगर अंडरलाइन डिसीजेस के साथ में है और अगर इन्फेक्शन होने के चांसेस है, तो सबसे पहले वो इन्फेक्शन से अपने आप को प्रोटेक्ट करे, प्रिवेंट करे। प्रिवेंशन के और प्रोटेक्शन के बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, जैसे कि हाथ धोना है या मास्क पहनना है या गैदरिंग को अवॉइड करना है, सोशल नहीं रहना है, हम अपने आप को आइसोलेट करना है, क्वारंटाइन करना है। ये सब चीज़ें जो है ये प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छी मेजर्स ऑलरेडी बहुत ही ग्रैंड लेवल पे, बड़े लेवल पे डिस्कस हो चुकी है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको आइसोलेट किया जा रहा है, हमारे स्टेट लेवल पे इसको क्वारंटाइन किया जा रहा है, हमारे कंट्री लेवल पे इसको क्वारंटाइन किया जा रहा है। तो ये चीज़ें हम लोगों का हम लोगों की एक पहली दीवार है जो हम लोगों को ये इन्फेक्शन से रोकेगी। तो उसमें सभी ग्रुप आ गया, जो ग्रुप एज फैक्टर और एडवांस एज 60, 70, 80 ये सब एज फैक्टर, ये सभी चीज़ें आ गई। लेकिन एक कंसीडर करने वाली चीज़ है कि अगर आइसोलेट कर भी रहे हैं, उनमें से भी अगर हम लोग जो जिनका एज ज़्यादा है 60 to 70, उनको हम लोग ज़्यादा पर्सनल केयर करना है या उनको हम लोग और ज़्यादा तरीके से आइसोलेट करना है, ताकि उनको और हम लोग डबल वॉल प्रोटेक्शन दे सकें। पहला वॉल प्रोटेक्शन तो हम लोगों को ऑलरेडी इजीली अवेलेबल है, लेकिन हम लोग सेकंड वॉल ऑफ प्रोटेक्शन हमारे जो ज़्यादा एज ग्रुप के हमारे घर में जो लोग रहेंगे उनको प्रोवाइड करना है, अलग रूम में रख के या उनको और ज़्यादा बेहतर तरीके से उनको प्रिवेंटिव मेजर्स देके या उनको घर के अंदर भी मास्क और सैनिटाइजर का कंटिन्यूस यूज़ करके हैंड वॉशिंग के मेजर्स देके, ताकि वो सेकंड वॉल के अंदर आ जाए। तो उनके लिए 2 दीवारें हो गई। अब तीसरी चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है कोरोना वायरस का सामने आना और उसके बाद हम, ये दोनों के बीच में अब जो बात चली थी ये सोशल लेवल पे बात चली। अब सेकंड में बात जो करने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन के लिए, और मैं जो बात अभी बताने जा रहा हूँ ये 4% के डाटा को, 4% डेथ रेट को, 4% मॉर्टेलिटी को भी कैसे कम किया जाए। कंसीडर हम लोग ने कर लिया कि 96% लोग इन्फेक्शन में आ गए और इम्प्रूव हो गए, घर चले गए। मैं बात कर रहा हूँ कि 4% मॉर्टेलिटी रेट और डेथ रेट को कैसे कम किया जाए। 4% जो मॉर्टेलिटी रेट है हमने देखा एज में ज़्यादा जो लोग हैं उनके अंदर हो रहा है। सेकंड, जिसके अंदर अंडरलाइंग डिसीज फैक्टर है तो उनके अंदर हो रहा है। तो हम लोग अब 4% पे टारगेट करेंगे कि 4% को 3%, 2%, 1%, 0% पे कैसे लेके आए। तो वो फैक्टर के अंदर हम लोगों को एक चीज़ समझ में आ रहा है या बताया जा रहा है कि ओल्ड पर्सन के अंदर जो है वो इसका डेथ रेट इसलिए ज़्यादा है। एक पहला फैक्टर आता है वो है इम्यूनिटी। सेकेंड फैक्टर आता है उसका एज होने की वजह से लंग की जो कैपेसिटी है या लंग की जो उसकी जो इम्यूनिटी है या लंग की जो उसकी वाइटल पावर है वो कमज़ोर हो जाना। तो अब ये फैक्टर जो है वो उस बीमारी को उसके लिए उसको इजीली प्रोन कर रहा है, जिसकी वजह से वो शायद आसानी से वो इन्फेक्शन में जा सकता है। तो हम लोगों को ऐसे काम करना है या ऐसे मेजर्स लेना है कि हम लोग ये चीज़ को कैसे अवॉइड कर सकें। तो पहली चीज़ ये है कि अगर एज एडवांस है 60 प्लस है तो हम लोग उनको इस तरह के मेडिसिन दें जिससे उनकी इम्यूनिटी रेज हो। इम्यूनिटी का फैक्टर इसलिए बार बार रिपीट किया जाता है मीडिया के अंदर या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो सजेशंस रहते हैं उसके अंदर या डॉक्टर्स के सजेशन के अंदर कि इम्यूनिटी जो है इसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। अगर हम लोग पूरा स्टडी करेंगे इसके पहले के कुछ जो पैंडेमिक या एपिडेमिक आए थे, फॉर एग्जांपल स्वाइन फ्लू का आया था, चिकनगुनिया का आया था या फिर कोलरा का आया था, तो ये जब इन्फेक्शन आता है तो ओवरऑल एक साथ पूरी की पूरी पॉपुलेशन इन्फेक्शन में कभी नहीं आती है। एक ग्रुप ऑफ पीपल्स उसके अंदर इन्फेक्शन में आते हैं और ग्रुप ऑफ पीपल्स उसमें से बच जाते हैं। तो ये बचना और इन्फेक्शन होना ये कौन डिसाइड करता है? आज मैं और मेरा दोस्त हम दोनों किसी होटल में जाकर खाना खाते हैं तो उसमें से जो खाने के अंदर के इन्फेक्शन की वजह से मैं बीमार हो गया, मुझे वोमिटिंग और लूज मोशन हो रहा है, लेकिन मेरे दोस्त को वोमिटिंग लूज मोशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब वो जो खाने में जो इन्फेक्शन था वो मुझे हुआ लेकिन मेरे दोस्त को नहीं हुआ। तो ऐसा क्या फैक्टर था जो मेरे दोस्त को नहीं हुआ या मुझे हुआ? तो वो चीज़ होती है इम्यूनिटी। उसकी डिफेंस पावर ने उसके इन्फेक्शंस के साथ फाइट किया और वो उसमें से बच निकला। मेरी डिफेंस
मेरी इम्यूनिटी डिफेंड नहीं कर पाई उस इन्फेक्शन को, जिसकी वजह से मैं बीमार पड़ा। तो पहला जो रोल है हमारे अंदर हमारी फाइट के लिए वो है इम्यूनिटी। तो अब हम लोग कंसीडर करते हैं कि हम लोग 4% में या इन्फेक्शन में आने वाले हैं, तो फिर हम लोग उस कैटेगरी को कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग हमारी डिफेंस को बढ़ाना है, ताकि कोरोना का इन्फेक्शन हमारे सामने भी आए तब भी हम लोग ऐसे फाइट कर सके जिसकी वजह से हम लोग उसमें से बाय इम्यूनिटी निकल जाए। तो इम्यूनिटी कैसे बढ़ाना है? तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्पेसिफिकली मॉडर्न सिस्टम के अंदर कोई मेडिसिन नहीं है। अगर वो मेडिसिन अगर मौजूद रहती तो ट्यूबरक्यूलोसिस के केसेस या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट XDR लेवल तक नहीं गए रहते हैं। मैं थोड़ा सा कंपैरेटिवली एग्जांपल आपको देता हूँ कि मेरे 2 कलीग डॉक्टर टीबी वार्ड में काम कर रहे हैं। हम तीनों जब टीबी वार्ड में काम कर रहे हैं, उसमें से मेरे कलीग डॉक्टर को टीबी का इन्फेक्शन हुआ, जबकि हम लोग सेम प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हैं, लेकिन हम दोनों को नहीं हुआ। तीनों में से एक को हुआ है और 2 को नहीं हुआ है। और तीसरी बात मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि हम चारों ने, इंक्लूडिंग पेशेंट और हम तीनों ने BCG का वैक्सीनेशन बचपन में ले चुके हैं। तो BCG का वैक्सीनेशन लेने के बावजूद भी पेशेंट के अंदर टीबी हुआ है, और BCG का वैक्सीनेशन लेने के बावजूद भी मेरे एक कलीग को वो पेशेंट की तरफ से इन्फेक्शन कैच हुआ है। तो ये चीज़ क्या बता रहा है कि BCG वैक्सीनेशन का रोल अपनी जगह पे बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी इम्यूनिटी ने मुझे धोखा दिया। तो अगर मैं अपनी इम्यूनिटी को मॉडिफाई करता हूँ, अगर मैं मेरी इम्यूनिटी को मॉडिफाई करता हूँ या इम्प्रूव करता हूँ, या उस चीज़ को अगर मैं एक ऐसे लेवल पे लेके आता हूँ कि जो मेरी आने वाली सामने बीमारी से फाइट कर सके, तो फिर मेरे सक्सेस होने के चांसेस इन्फेक्शन के साथ में बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा मल्टीफोल्ड में बढ़ जाता है। तो अभी मैं कोरोना से रिलेटेड मैं आपसे बात कर रहा था कि कोई भी इन्फेक्शन उस वक्त तक तुम्हारे बॉडी पे अटैक नहीं करता जब तक कि तुम्हारी इम्यूनिटी उसके साथ फाइट कर रही है, और जिस वक्त तुम्हारी इम्यूनिटी फाइट करने में कमज़ोर हो जाएगी, उस वक्त इन्फेक्शन आप पे हावी हो जाएगा। ये फैक्टर समझ में आ गया। तो अब बात सामने आती है कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इन्फेक्शन को तुम पर हावी करेगी। तो उसके अंदर पहली चीज़ मैंने बताया इम्यूनिटी। सेकंड चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आपका सराउंडिंग का रोल इसलिए ज़रूरी है कि एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मैं रत्नागिरी के कोस्टल एरिया में रहता हूं, लेकिन जब मैं रत्नागिरी से दिल्ली जाता हूं तो क्लाइमेट चेंज होके मैं बीमार पड़ रहा हूं। मैं जब रत्नागिरी से कश्मीर जा रहा हूं तो क्लाइमेट चेंज होके मैं बीमार पड़ रहा हूं। तो ये जो है, ये जो सोशल, ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि आपको जो इन्वायरमेंट सूट करता है आप वहीं रुको। आप उस इन्वायरमेंट में मत जाओ जहाँ पे आप डिसीज को प्रोन हो जाते हो। थर्ड फैक्टर है मेरा लाइफस्टाइल। मेरा लाइफस्टाइल इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मेरे कौन से तरीके से मैं इजीली इन्फेक्शन को प्रोन हो जाऊंगा। जैसे कि मान लो कि मैं एक्टिव नहीं हूँ, मैं घर बैठे रहता हूँ, मेरे बॉडी में कोई एक्सरसाइज नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, तो शायद मेरे डलनेस की वजह से भी हो सकता है कि मैं इन्फेक्शन के लिए प्रोन हो जाऊँ। तीसरा फैक्टर आता है डाइट, जिसके अंदर अगर मुझे फ्रिज का रखा हुआ फ्रूट या फ्रिज का रखा हुआ पानी या कोल्ड ड्रिंक, ऐसी चीज़ें अगर मेरे बॉडी को सूट नहीं करती और अगरचे मैं वो लेता हूँ तो मुझे इजीली सर्दी होती है, तो आप बहुत आसानी से वो डिसीज़ को प्रोन हो। ये 3 फैक्टर हो गए। और चौथा फैक्टर जो है वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है कि जो मैंने सबसे शुरू में बताया वो है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी को हम लोग कैसे रेज करना है, तो पहले फैक्टर को लेके मैं आपको बता रहा हूँ। इम्यूनिटी रेज करने के लिए मॉडर्न सिस्टम में ऐसे स्पेसिफिक कोई मेडिकेशन नहीं है। अगर वो है, जैसे कि एंटीबॉडीज को देना या इम्यूनोग्लोबुलिन्स को देना, ये सभी टेम्पररी लेवल पे उसको बूस्ट करेगी। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी को नेचुरल तरीके से बूस्ट करना है तो बेटर है कि आप आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, आयुष मेडिसिन को यूज़ करो, जो कि रिकमेंड किया गया है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से, और जिसको फॉलो किया गया है बहुत सारे
कम्युनिटी ने, बहुत सारे कंपनीज ने, बहुत सारे स्टेट्स ने, मैं उसका कुछ एग्जांपल देके आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि एक है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसने 19 मार्च ऑफ 2020 को बताया गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के विरुद्ध रोग निरोधी दवाई, रोग निरोधी मतलब प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में आर्सेनिक अल्क 30 के वितरण। तो इन्होंने प्रोफाइलैक्टिक बोल के आर्सेनिक अल्क ये होम्योपैथिक दवाई को यूज़ करने का रिकमेंड किया हुआ है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि HW न्यूज़ बता रहा है कि ये केरला का स्टेटस है कि केरला ने कैसे दुनिया केरल से सीखे कोरोना की तोड़, पिनराई विजयन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ। इसके अंदर मैं ये बताना चाहूँगा कि केरला का जो मॉडल है, केरला में डेथ रेट 0 है और केरला का इन्फेक्शन स्टार्ट होके ऑलमोस्ट जनवरी फरवरी मार्च मोर देन 1.5 मंथ हो चुका है। लेकिन वहाँ का जो डिसीज का प्रोग्रेस है वो बहुत स्लो है। उसका सक्सेस मैं देना चाहूँगा कि केरला की जो हेल्थ सिस्टम है उनका काम करने का तरीका, उन्होंने इस तरह से काम करते हैं कि उनके फ्रंट लाइन में आयुष को रखा है और उनके सेकंड लाइन के अंदर उनकी मॉडर्न सिस्टम को रखा गया है। प्रोफाइलैक्टिक बोल के वो होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ करते हैं और जब वो बीमारी किसी थोड़ा सा बढ़ती है या आगे की तरफ जाती है किसी फैक्टर की वजह से, तो वो मॉडर्न सिस्टम की तरफ उसको भेजा जाता है। उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दूंगा। ये है जी राजस्थान का वीडियो। डॉक्टर मेघा शर्मा जी, मैं आपके बारे में देखिए आयुर्वेद के बारे में इन्होंने बताया, लेकिन होम्योपैथी में क्या कोई इसका इलाज है? अब तक अमूमन देखा जाता है कि जब सारी विधाएं फेल हो जाती है तो लोग होम्योपैथी की तरफ मूव करते हैं। चूंकि इसमें इतना वक्त लोगों के पास नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत हॉस्पिटल भाग रहे हैं जब पता चल रहा है, या फिर वो आइसोलेशन वार्ड में रखा जा रहा है। कैसे इससे बचाव किया जा सकता है? क्या कुछ सावधानियां बरती जा सकती हैं? अगर होम्योपैथ में कोई दवा है इसको लेकर जो आप लोगों ने या फिर आपके पूरे इस डिपार्टमेंट में कोई रिसर्च हुई है तो उसके बारे में कोई जानकारी, इससे बचा जा सकता है इससे? सर, कोरोना वायरस के ऊपर आयुष विभाग ने CCRH के थ्रू, जो कि हमारा सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड ने कुछ अभी जानकारियां मुहैया कराई है सबको। उसमें ये चीज़ें देखी गई है कि जो आर्सेनिक एल्बम जो कि 30 पावर में अगर आप लेते हैं 3 दिन तक खाली पेट 1 डोज कोई भी जगह इसे ले सकता है। ये प्रिवेंटिव मेडिसिन अभी हमने दी है कि कोई भी पर्सन 3 दिन तक खाली पेट इसे लीजिए तो आपको इस लक्षण से दूर रह सकते हैं इन चीज़ों से। और अगर आपको ऐसे और भी दिखते हैं इसके तो अगले महीने फिर से आप 3 महीने ये मेडिसिन लीजिए। इसका प्रावधान इस तरह से होता है कि इसके बाद मैं आपको और एक रेफरेंस देना चाहूँगा कि राजस्थान का आपने देखा कि वो किस तरह से फ्रंट लाइन के अंदर आयुष को रख के इसको मैनेज करने की उन्होंने बहुत सक्सेसफुल और अच्छी तरीके से कोशिश की है। एक मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि द गार्डियन बताता है इज देयर अ क्योर फॉर कोविड-19 और उसका आंसर है नॉट एट द मोमेंट, but drugs that are known to work against some viruses are being trialed in China. ये ट्रायल की बात कर रहे हैं, ट्रायल इन चाइना। लार्ज नंबर्स आर नीडेड फॉर स्टडी वगैरह है। तो उन्होंने जो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंटी-HIV ड्रग्स है, देन क्लोरोक्विन एंड एंटी मलेरियल ड्रग है, ये उस वक्त की बात चल रही है कि जहाँ पे हम लोगों को सामने पेशेंट है और हम लोग उसको मैनेजमेंट करना है। मैं वो मैनेजमेंट की बात की तरफ नहीं जा रहा हूँ, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग ये बीमारी में ही न जाए या बीमारी हम तक ही ना पहुँचे। तो उसके अंदर फर्स्ट मैंने बताया इम्यूनिटी, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया। सेकंड है जो उसके अंदर का फैक्टर वो लाइफस्टाइल है। लाइफस्टाइल के अंदर मैंने बताया आपको कि आप उस जगह पे रहो जो जगह आपको सूटेबल हो, पहली। सेकंड और तीसरी चीज़ उसके अंदर ज़रूरी ये होना चाहिए कि आप अपने आप को एक्टिव रखना है, एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, ताकि आपकी बॉडी में हीट जनरेट होते रहे।
उसके बाद इन्वायरमेंट फैक्टर जो मैंने बताया कि आपको जो सूट होता है वो इन्वायरमेंट फैक्टर में आपको रहना है। उसके बाद जो है वो डाइट फैक्टर फॉर एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा ज़्यादा केले खाता है, बनाना खाता है, तो उसको फ़ौरन कफ हो जाता है फेफड़े में। तो बनाना के अंदर वो टेंडेंसी है कि वो इजीली कफ बना देती है। तो फिर हम इस वक्त इस हालात में, अभी के सेंसिटिव हालात में, हम लोग ऐसे फ्रूट्स को, चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जो चीज़ें हमारे बदन के अंदर ठंडी पैदा करें या हमारे बदन में कफ पैदा करें। तो उसके अंदर हमारा एसी का इस्तेमाल आ गया, उसके अंदर ठंडे पानी का इस्तेमाल आ गया, उसके कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल आ गया, उसके बाद ऐसे फ्रूट का इस्तेमाल आ गया जिसकी वजह से कफ हो सकता है। उसके बाद जो आता है फैक्टर इम्यूनिटी का, तो मैंने बताया ये कि आप इम्यूनिटी रेस करने के लिए मेडिसिन ले सकते हैं। उसके बाद इम्यूनिटी रेस करने के लिए आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इम्यूनिटी के साथ में हम अगर अपने लंग की कैपेसिटी को इम्प्रूव करते हैं तो हम लोग इसमें अगर जा भी रहे हैं इन्फेक्शन में, तो भी हमारे उसमें से इम्प्रूवमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे, क्योंकि लंग की कैपेसिटी के फेल्यूर की वजह से ही पेशेंट को वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना पड़ता है। और आज के लाइफस्टाइल के अंदर हम लोग इतने काम के बारे में काम, हमारा एक्टिविटी इतनी कम हो चुकी है और हम लोग ऑफिस और घर में टोटली रिलैक्स रहने की वजह से हमारी लंग की कैपेसिटी बहुत कम हो चुकी है। आप एक 200 मीटर भी मैक्सिमम दौड़ नहीं सकते, रन नहीं कर सकते। ये बताता है कि हमारी लंग की कैपेसिटी कितनी कमज़ोर है। तो अगर हम लोग हमारी लंग की कैपेसिटी इम्प्रूव करते हैं, एक्सरसाइज करके, योगा करके, घर में रनिंग, जंपिंग करके, तो भी हमारा जो इसके साथ, बीमारी के साथ फाइट करने का जो हम लोगों ने प्लान बनाया है, हम लोग उसमें सक्सेस हो सकते हैं। इसके बाद मैं लास्टली बताना चाहूँगा कि ये कोरोना के इन्फेक्शन से हमें डरना नहीं चाहिए, बल्कि हम लोगों को इसके लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन आज कोरोना का है, कल ये शायद हैंडा वायरस का होगा, परसों ये शायद स्वाइन फ्लू का होगा, उसके बाद किसी दिन इबोला का होगा। ये कभी ना कभी हर वक्त, ये हर पीरियड में ये रिपीट करने वाली चीज़ें हैं। ये एक नेचर्स लॉ है कि जहाँ पे इन्फेक्शन आएगा, फैलेगा, लोगों पे अटैक करेगा। तो हम जो आज के तारीख में अपने आप को रेडी इस तरह से करें कि हम लोग पूरी लाइफ में इस तरह की बीमारियों से लड़ने वाले बन जाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग अपनी इम्यूनिटी को इस तरह, इस लेवल पे अगर बना लेते हैं, तो हर वक्त हमें वैक्सीन की बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्वाइन फ्लू आया, हमें स्वाइन फ्लू के वैक्सीन का इंतज़ार है। इबोला आया, हमें इबोला के वैक्सीन का इंतज़ार है। आज कोरोना वायरस है, तो हम कोरोना वायरस के, हम लोग इतना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कौन सी कंट्री इसका वैक्सीन बनाएगी। लेकिन अगर हम लोग इम्यूनिटी से अपने आप को रेडी कर लेते हैं, तो शायद हम इस बीमारी में ही नहीं जाएंगे। अगर जाते हैं तो भी हम लोग 96% वालों में बने रहेंगे जो माइल्ड कंडीशन से इम्प्रूव हो जाए। ये मेरा कहने का उसमें मतलब है। सेकेंड लाइन उसके अंदर जो है कि हम लोग अपने आप को, जो आज की तारीख में जो एक नीटनेस और क्लीनलीनेस सोशल बीइंग बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं, जैसे हैंड को वॉश करना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, घर को क्लीन रखना, रास्तों को क्लीन रखना, ऑफिसेस को क्लीन रखना और गंदगी ना फैलाना, अगर ये चीज़ें जो हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने बताए हैं कि हम लोग को 21 डेज के लिए इसको अप्लाई करना है, क्यों ना हम लोग इसको अपनी पूरी लाइफ के लिए अप्लाई करें, जिसकी वजह से ये चीज़ इस तरह से सिस्टमेटिकली हमारे पूरे देश जगह पे फॉलो हो जाए। तो फिर ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि चाइना के अंदर कोई डॉग या कुत्ते का गोश्त खा रहा है या बिल्ली का गोश्त खा रहा है या चमगादड़ का गोश्त खा रहा है और उसका गोश्त खाने की वजह से उसका इन्फेक्शन आज हमारे तक आ रहा है। अगर हम लोग ही क्लीनलीनेस में, हमारे सोशल जो रिलेशन है, सोशल हमारा जो स्टेटस है, उसको अगर हम इस तरह से मेंटेन करेंगे तो ये इन्फेक्शन हम तक आने के चांसेस नहीं है। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आज हम लोग मेंटेन कर रहे हैं अपने आप को, ये हम लोग हमारी आदत ही बना ले, ताकि ये आदत इस तरह से बना ले
कि आइंदा दोबारा हमको हमारे घरों में बंद होने की ज़रूरत ना पड़े। आज हमें जो फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है ये दोबारा शायद हम लोग नहीं झेल पाएँ, या आज के ये हालात हम लोग कब तक झेल पाएंगे ये भी हमें पता नहीं है, और ये चीज़ों को हम लोग बाहर नहीं ले सकते। लेकिन आजकल की नेचर का जो रवैया है वो ये बता रहा है कि वो बार बार अटैक कर रहा है। फिर कभी वो सुनामी से अटैक करता है, कभी वो कोरोना वायरस से अटैक करता है, कभी स्वाइन फ्लू से अटैक करता है। तो ये नेचर के लॉ को समझो और हमें नेचर के अपोजिशन में नहीं जाना है, नेचर को साथ में लेके चलना है। नेचर के साथ में जब लेके चलना है इसका मतलब ये है कि कोई वायरस आ रहा है और हम लोग उसके खिलाफ वैक्सीन बना रहे हैं, ये अपनी जगह पे है। लेकिन मेरा कहना ये है कि नेचर के साथ जब चलना है तो नेचर के साथ अपनी इम्यूनिटी जो नेचुरल पावर है उसको भी बिल्ड करते हैं, कि नेचर बीमारी लाए भी तो भी हम लोग तैयार हो जाए। मैं जाते जाते एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अमीर घर के स्टैंडर्ड लोगों के जो जिनका स्टेटस बहुत अच्छा है, उनके घरों के बच्चों के अंदर जो एलर्जी वाली जो चीज़ें हैं, एलर्जी वाली बीमारी है, जैसे सर्दी खांसी रिपीटेड, जिनको ठंडा पानी नहीं चलता है, जिन्हें ऐसे नहीं चलता है, जिन्हें पीनट नहीं चलता है और वो उनको उससे रिएक्शन आती है, ये चीज़ें जो सोशल स्टैंडर्ड में थोड़ा सा हाई लेवल पे है या मिडिल क्लास में, उन लोगों में ये कॉमन है। लेकिन ये रिएक्शन वाली या एलर्जी वाली चीज़ें जो स्लम एरिया में रहते हैं, जो मतलब गंदगी के साथ में रहते हैं, या जिनका गंदगी के साथ में उठना बैठना है, उन लोगों के साथ में ये कॉमन नहीं है, इसलिए क्योंकि इम्यूनिटी वहाँ पे एडजस्ट हो रही है। तो इम्यूनिटी का तरीका ये है कि इम्यूनिटी उसी वक्त बनती है जब तुम उस चीज़ को फेस करते हो। आज मैं यहाँ हूँ और मेरे सामने एक ऐसी रूम है जहाँ पर मैं पहले कभी नहीं गया हूँ, और उस रूम में अंधेरा है, तो मुझे सबसे पहले उस रूम में जाने से डर लगेगा, तो वो चीज़ है मेरी इम्यूनिटी। लेकिन एक बार अगर मैं रूम में जाके पूरे रूम को देख लेता हूँ, समझ लेता हूँ, तो मुझे रूम में जाने से डर नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी बन चुकी है। इसी तरह से इन्फेक्शन के लिए अपने आप को रेडी करना, चाहे आज का हो या आने वाला हो या उसके बाद आने वाला हो, तो हमें उसके बारे में फिर डरने के लिए या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। और लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी बीमारी से मरने के चांसेस ये 0% है जब तक कि अल्लाह नहीं चाहते। तो अल्लाह ही डिसाइड करते हैं कि किसको बीमारी देना है और उसमें से किसको बीमारी से बाहर निकालना है और किसको उस बीमारी से मौत देना है। और हमारा मौत का वक्त जो है ये तय है। ये हो सकता है कि इस वायरस से हो या हो सकता है कि इस वायरस से ना हो। तो हम लोगों को इससे डरना नहीं है कि इससे, लेकिन मैंने जो कहा ना कि टारगेट ऐसे हो कि ये 4% वाला जो कैटेगरी है इसको इस तरह से जाए। तो शायद आपको मेरी बातें समझ में आई होगी, या इस बारे में अगर आपको कोई डाउट है या कुछ डिस्कशन के अंदर कुछ कमी रह गई हो तो आप मेरे से डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हो। मेरा जो ईमेल आईडी है वो इस तरह से है drashfaqkazi@gmail.com, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जहाँ पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 9881289988। थैंक यू।